डियर स्टूडेंट, आज के विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का 5वां अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे खनिजों का संरक्षण। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आती है, ध्यान में रखने योग्य बात है, वो ये है बच्चों कि आखिर उन खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, उन खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, क्यों जो मिनरल्स होते हैं उनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, उनको संरक्षित करके रखना बहुत जरूरी होता है। हम सभी को, अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति को, चाहे वो उद्योग से जुड़ा हो, कृषि हो, उन्हें खनिज के निक्षेपों और उनके विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को देखें, चाहे हम एग्रीकल्चर को देखें, अगर हम कृषि को देखते हैं, उद्योग को देखते हैं, तो ये बिना खनिज के जो है इनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सभी के लिए जो है कुछ ना कुछ हमें मिनरल्स जो है वो चाहिए और उसी के सहारे जो है उद्योग चलते हैं और कृषि भी जो है उसी के सहारे चलती है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1%। अगर हम पूरी के पूरे अपने भू प्रॉपर्टी को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो जितना भी मिनरल्स यहाँ जिसको हम यूज कर सकते हैं, ऐसे मिनरल्स की राशि जो है वो लगभग 1% है। तो आप सोचिए कितने कम प्रतिशत ऐसे हमारे पास मिनरल है या खनिज है जिनको कि हम यूज कर सकते हैं, अपने यूज के लिए या फिर उद्योग के लिए, कृषि के लिए जो है कर सकते हैं। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ये है बच्चों, जो मानव समाज के सामने है, वो ये है कि जिन खनिजों को बनने में, क्योंकि कुछ ऐसे खनिज होते हैं, कुछ खनिज होते हैं जो कि इजीली जो होता है उनका पुनर्निर्माण हो जाता है। कुछ खनिज जो होता है वो अनवनीकरणीय होते हैं, जिनका निर्माण नहीं होता है। कुछ खनिज ऐसे लगते हैं कि जिनका निर्माण तो होता है लेकिन उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। समझ लीजिए लाखों करोड़ों वर्ष जो है उसको बनने में लग जाते हैं। और मानव जाति जो है उन्हीं खनिजों का यूज कर रही है, दिन प्रतिदिन इस तरीके से यूज कर रही है, जिसकी वजह से जो जिनका की जिन खनिजों को बनने में जो है बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, उनका जो है मानव जाति के द्वारा बहुत ही तीव्र गति से दोहन किया जा रहा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उसके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में उनके पुनः भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। जिस तरीके से जो खनिज का निर्माण होता है, मिनरल्स बनते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है, जो मिनरल्स के बनने का प्रोसेस है, वो बहुत स्लो होता है। धीरे धीरे जो है लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं किसी मिनरल्स को तैयार होने में। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में देखें, वर्तमान में देखें, तो हम जिस हिसाब से मिनरल्स का उपयोग कर रहे हैं, या हम कहें कि उसका जिस प्रकार से हम विदोहन कर रहे हैं, वो उसके बनने की तुलना में जो है बहुत तेजी से हो रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आने वाले समय में शायद जो होता है, हो सकता है कि आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद जो है वो मिनरल्स हमें मिले ही ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन मिनरल्स को हम संरक्षित करें, उनको संरक्षण दें। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनीकरण हो योग्य है। जो खनिज संसाधन होते हैं उनका एक सीमित, मतलब कि क्वांटिटी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर हम उसको बिल्कुल भी उसको असीमित तरीके से उसको यूज करना चालू कर देंगे तो कैसे होगा, जबकि हमें पता है कि उसकी लिमिटेड स्टॉक हमारे पास है। इसके साथ बहुत से खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो अनवीकरण होते हैं, मतलब कि वो फिर से जो है वो नहीं, एक बार अगर वो उत्पन्न हो जाते तो दोबारा वो नहीं बनते, या अगर वो बनते भी है तो लाखों करोड़ों वर्ष में जो होता है उनको लग जाते हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। जो बहुत ही प्रीशियस जो मिनरल्स हमारे यहाँ मिलता है, वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत बहुत ही मूल्यवान होता है। लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ इसकी गुणवत्ता घटती जाती है। तो ये जो मिनरल्स बहुत मूल्यवान होते हैं, वो भी जो है बहुत ही कम मात्रा में है, मतलब वो हमेशा जो है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर हम देखें तो अयस्कों के हमेशा उत्खनन से क्या होता है कि एक तो उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
और क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने से उसकी गुणवत्ता भी जो है वो कम होती चली जाती है। अपने खनिज संसाधन को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। अब ये कहा गया है इसीलिए कि जब खनिज संसाधनों का इस तरीके से मानव जाति द्वारा विदोहन हो रहा है, तो अब जो है हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके से जो मिनरल रिसोर्सेस है उनको यूज करें, एक रणनीति के तहत जो है इनको यूज करें, और इसके साथ साथ जो होता है इस प्रकार का यूज हो कि वो एक व्यक्ति, एक प्राणी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जो है वो इसका लाभ उठा सके, सभी लोग जो है इसको उपयोग कर सके। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत पर प्रयोग करने के उनके उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय हैं। संरक्षण के उपाय ये बोला गया है कि जो धातु होते हैं उनको फिर से उनको रिसाइकलिंग करना, जो भी रद्दी धातु है उनका प्रयोग किया जाए, मतलब उसको जो है किसी भी तरीके से उनको रिसाइकिल किया जाए और फिर से जो है उनके उस चीज को यूज किया जाए, ताकि भविष्य में हमें जो है इन जो संसाधन है, जो मिनरल्स है, उसको संरक्षण दिया जा सके। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज की। अगर हम बच्चों बात करें तो शायद आप, मैं या कोई भी ऐसा इस पृथ्वी पर नहीं है जो कि बिना ऊर्जा के रह सकता है। एक तरीके से हम कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी पूरी लाइफ जो है, जो हमारी दिन दैन जीवन की जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो बिना एनर्जी के पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। तो एनर्जी रिसोर्स जो होता है हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। चाहे खाना पकाने में अगर हमें आवश्यकता हो तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, रोशनी के लिए एनर्जी की जरूरत है, ताप के लिए एनर्जी की जरूरत है, अगर हम कोई गाड़ी चलाते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, उद्योग, अगर हम इंडस्ट्री है उसमें मशीन के संचालन, अगर वो मशीन कैसे काम करेगी, बिना एनर्जी के काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देखिए हम अपने डे टू डे से लेकर हर चीज के लिए जो है वो एनर्जी पे डिपेंड है, इसीलिए ऊर्जा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कि, अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, कैसे जो है वो एनर्जी जनरेट होती है। तो वो जो है देखें तो हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से जो है इनका उत्पादन किया जाता है। ईंधन खनिजों से इनका उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी रिसोर्स है, जो ऊर्जा संसाधन है, उसे भी जो है दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है परंपरागत और दूसरा होता है गैर परंपरागत, जिसे कि हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो परंपरागत जो होता है वो क्या होता है, परंपरागत जिसमें कि मुख्य रूप से एक तरीके से अगर हम देखें तो बिल्कुल पुराने तरीके से जो परंपरागत रूप से ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, लकड़ी के रूप में, गोबर के रूप में, इस तरीके से जो होता है वो परंपरागत ऊर्जा है। दूसरा अगर हम गैर परंपरागत को देखें तो वो क्या होती है, वो जो होता है एक न्यू टेक्निक से, एक नए तरीके से जो होता है एनर्जी को जनरेट जो किया जाता है, उसे हम गैर परंपरागत कह सकते हैं। तो आइए बच्चों हम इसको समझते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के क्या उदाहरण होंगे और गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या उदाहरण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत। तो परंपरागत ऊर्जा में अगर हम देखें तो लकड़ी, उपले, उपले मतलब कि जो गोबर को सुखा के जो कंडे बनाए जाते हैं, कहीं कहीं कंडे, कहीं उपले भी इसको कहा जाता है। फिर है कोयला, पेट्रोलियम, फिर जो प्राकृतिक गैस, विद्युत। अब विद्युत में जो है दोनों ही ले रहे हैं हम, थर्मल और हाइड्रोलिक, जैसे कि हम जल विद्युत और ताप विद्युत जिसे हम कहेंगे, तो दोनों ही विद्युत सम्मिलित होता है। तो ये जो है जितने भी चीजें मैंने बताई, लकड़ी, उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है, ये सब क्या है, ये सब परंपरागत जो है वो ऊर्जा के संसाधन जो होते हैं उसे कहा जा सकता है। अब गैर परंपरागत कैसे बोलेंगे, तो गैर परंपरागत साधनों में जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सबको शामिल किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि चाहे वो परंपरागत हो या गैर परंपरागत हो, दोनों ही एनर्जी जो है हमें दोनों से ही प्राप्त होती है। अगर हम परंपरागत की बात करते हैं तो अगर रूरल इंडिया की अगर हम बात करें, ग्रामीण भारत की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले बहुयात से प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि अभी भी जो भारत के गांव हैं वहां पे
मुख्य रूप से परंपरागत एनर्जी जो है उसको ही यूज किया जाता है। तो लकड़ी के द्वारा उपले जो कंडे होते हैं उनके द्वारा जो है उनका बहुत ज्यादा यूज वहां होता है। और एक अनुमान अगर हम लगाएं तो उसके अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। किन दो साधनों से? लकड़ी से और उपलों से। तो आज भी देखिए कि ग्रामीण घरों में जो ऊर्जा होती है उसका 70% जो है वो परंपरागत रूप में लकड़ी और उपले के रूप में जो होता है ऊर्जा, इन दो साधनों से ही प्राप्त होती है ऊर्जा। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि हर जगह जो है वो जितने भी जो वन क्षेत्र थे, पहले बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, तो इस तरीके से लकड़ी का ये सबका बहुत ज्यादा यूज होता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि भाई बिल्डिंग्स बनाने के लिए और बड़े बड़े जो होता है इमारतें खड़ी कर दी गई है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वनों को काटा जा रहा है। वनों को काटा जा रहा है तो अब इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो परंपरागत जो ऊर्जा के जो साधन है उसका जो है अब यूज करना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हस्तोत्साहित किया जा रहा है। मतलब अब जो है, जो पहले कंडे और उपले का उपयोग यूज बहुत ज्यादा होता था ग्रामीण क्षेत्रों में, अब वो भी जो है बहुत कम हो रहा है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपयोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो है इनको भी कम से कम जो है उपयोग उनका भी किया जा रहा है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा। हमने एक चीज समझने की कोशिश की कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनको किस तरीके से उनका संरक्षण किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही सीमित मात्रा में हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इनका बहुत सोच विचार के और सभी लोगों जो है इसका यूज कर सके, इस तरीके से ही जो है इसको संरक्षण दिया जाए। इसके साथ साथ हमने एनर्जी रिसोर्स यानी कि ऊर्जा संसाधन को समझा, उसके दो भाग को हमने देखा। पहले हमने देखा कि किस प्रकार से परंपरागत साधन होते हैं और दूसरा गैर परंपरागत साधन। इन सभी चीजों को आज हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया।